हेलो बच्चों, आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट थर्ड और फोर्थ के पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिसमें वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड। ठीक है ना। इसका पूरा कंटेंट आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और मेरी कोशिश है कि अगर आप लोग हम लोग तरफ नहीं पहुंच पा रहे तो हम आपके तरफ पहुंच जाएं। ठीक है, इस यूट्यूब के वीडियो के थ्रू। ठीक है ना। आप ये इसकी सारी कंटेंट आपकी इसके एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत नॉमिनल सी है, मात्र 1250 रुपए में। आगे फिर हम लोग चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर। ठीक है ना। प्रॉपर्टी क्या है गुड एस्टिमेटर की, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एस्टिमेटर हमने बताया था क्या होता है। ये रैंडम सैंपल का फंक्शन क्या हो जाएगा, एक स्टैटिस्टिक। इसी स्टैटिस्टिक का यूज किसी पैरामीटर के बारे में हम लोग इन्फरेंस या जानकारी ड्रॉ करने के लिए करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, एस्टिमेटर हो जाता है। ठीक है ना। तो क्या होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर आर गिवन बिलो। क्या है, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी एंड इफिशियंसी, ये इसकी होती है प्रॉपर्टी। ठीक है। अब ये क्या होती है एक एक करके हम लोग आगे देखते रहेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, डिफाइन द लाइक्लीहुड फंक्शन। अब लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, कि अगर हम एक रैंडम सैंपल लेते हैं x1 x2 xn नाम से एक रैंडम सैंपल ले लेते हैं, जो कि कहां से ड्रॉ किया गया है, हमारा किसी पीएमएफ या पीडीएफ से ड्रॉ किया, किसी डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रॉ किया गया है एफएक्स थीटा नाम से, जहां पर थीटा एक अननोन सिंगल पैरामीटर है। ठीक है। तो द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसका, इस पर्टिकुलर रैंडम सैंपल का है ना। मतलब कि इस x1 की कोई वैल्यू स्मॉल x1 आएगी, उसको इसमें पुट कर दिया। इस x2 कोई स्मॉल x2 वैल्यू, इसको इसमें पुट कर दिया। इस x3 की स्मॉल वैल्यू x3 आएगी, इसको इसमें पुट कर दिया। फिर xn की कोई स्मॉल वैल्यू है, इसमें पुट कर दिया। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको मिलेगा वो लाइक्लीहुड फंक्शन मिलेगा। तो वही कह रहा है, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ सैंपल is called likelihood function LF and is written as Lx given theta। ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। इस कैपिटल x1 x2 x1 कैपिटल x वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे लिखते हैं। और इसकी वैल्यू होगी तो वो इस तरह से होगी। मतलब जहां जहां कैपिटल x है वहां वहां स्मॉल x कर लेंगे। मतलब अगर ये इसकी हम बात कर लेंगे तो यहाँ स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल xn आ जाएगा। और अगर इसकी बात करेंगे तो कैपिटल x की बात करें। ठीक है। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है और इसकी ऑब्जर्व वैल्यू इधर से ये इसकी ऑब्जर्व वैल्यू है। और इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, लाइक्लीहुड फंक्शन हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कि प्रूव दैट सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन क्या होता है, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन का। जैसे देखिए, यहां पे हम एक रैंडम सैंपल ले रहे हैं x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम fx थीटा। सो द सैंपल मीन क्या हो जाएगा इसका, हमारा इस तरीके से होता है। डेफिनेशन हमारी थी सैंपल मीन की, x बार इज इक्वल टू दिस। यहां पे आप x बार n कर लीजिए। ठीक है ना, x बार n। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये x बार n हो गया। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि अब ये देखिए, ये भी हम लोग जानते हैं क्या, कोई अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन हम उठा रहे हैं तो उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वही उसकी पॉपुलेशन मीन होती है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, हमने मान लिया थीटा, जो कि क्या है, पॉपुलेशन मीन है। ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, हेंस कंसीडर, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार को हमें कंसीडर करना है। ये हमारा हो गया, ये तो है पता, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार को जो हमने कंसीडर कर लिया तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n समेशन i फ्रॉम 1 to n xi। अब फिर इस एक्सपेक्टेशन को अंदर एंटर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/n समेशन i फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ xi। और एक्सपेक्टेशन ऑफ xi हमारा यानी कि एक्सपेक्टेशन सिंपल, हर अब रैंडम सैंपल है तो सब IID ही होता है। मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 की भी मीन वही होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 की भी मीन वही होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 की भी मीन वही होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इन जनरल उसकी भी मीन वही होगी। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ xi लिखने का मतलब है कि इसकी वैल्यू फॉर ऑल x1 x2 xn क्या है, थीटा है। मतलब x की वैल्यू x1 लेंगे तो भी थीटा, x की वैल्यू x2 लेंगे तो भी थीटा, x की वैल्यू x3 लेंगे तो भी थीटा ही आएगी। तो यहाँ पे सारे सारे वैल्यू थीटा आएगी। तो अब थीटा को n टाइम्स हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n थीटा, और डिवाइड कर ले रहे हैं n से तो हो जाएगा हमारा थीटा। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार की वैल्यू हमारी थीटा आ गई, x बार n, इसकी वैल्यू हमारी थीटा आ गई। इसलिए x बार n
इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। एन इसलिए लिख रहे कि एन पे डिपेंड कर रहा है ना, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे x2 बार हम डिफाइन कैसे कर लेंगे, सैंपल साइज पे डिपेंड करता है ना, इसलिए। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को हमें लगता है कि समझ में आ गई होगी। दिस इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया। मतलब क्या कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार लेंगे जो अगर थीटा के बराबर हो रहा है, यानी कोई भी एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेशन अगर थीटा के बराबर हो जा रहा है, पैरामीटर के बराबर हो जा रहा है, तो मतलब वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो आइए अगला क्वेश्चन हमारा यही है, कह रहा है व्हाट इज द मीन बाय अनबायस्डनेस ऑफ एस्टिमेटर। वही मीन है कि एन एस्टिमेटर टीएन, वहां एक्स बार एन था, ये जनरलाइज कर दिया टीएन, टीएन is called unbiased estimator of parameter gamma theta if expectation of Tn is equal to gamma theta for all theta belongs to its parameter space। पैरामीटर स्पेस मतलब थीटा की हर एक वैल्यू को रखने वाला एक सेट है, वही क्या है हमारा पैरामीटर स्पेस है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टीएन अगर गामा थीटा के बराबर है तो बोलेंगे टीएन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, जहां पर टीएन क्या है, टी मतलब फंक्शन है किसका, x1 x2 xn का। ठीक है ना, tn क्या है, x1 x2 xn का एक फंक्शन है, जैसा कि हमारा यहाँ पे x बार था, किसका फंक्शन था, x1 x2 xn का फंक्शन है, जिसको हम लोग जोड़ रहे हैं और n से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्या है, गिव द नेम्स ऑफ वेरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर। मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग मैं आपको यही इतना ही पढ़ाया हूं और इतने ही मेथड के बारे में चर्चा करना, और इतना ही लोग जानते हैं मैक्सिमम। ठीक है, बाकी सब तो फिर बनाया गया है। अब followings are the method of estimation of a parameter। क्या है पहला मेथड जिसके बारे में हम क्वेश्चन कराएंगे अभी, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, जिसको हम लोग एमएलई बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है, मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेशन, जिसको एमवीयू बोलते हैं। और ये क्या है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जिसे हम लोग बोलते हैं ओएलएस मेथड, मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एक्चुअल में है ओएलएस मेथड। ठीक है ना, और तीसरा क्या है, फोर्थ क्या है, मेथड ऑफ मोमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं एमएमई मेथड। ठीक है ना, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन। ठीक है ना, ये एमएमई है। ठीक है, और ये है मेथड ऑफ मिनिमम काई स्क्वायर मेथड, जिसको सिंपल मिनिमम काई स्क्वायर मेथड से ही बोलते हैं। तो ये हमारे 5 मेथड्स हैं। इसके अलावा मेथड ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी, मेथड ऑफ मॉडिफाइड काई स्क्वायर भी है, एक तो मेथड ऑफ बेस प्रोसीजर है, तो उसका उतना करना नहीं है। ये 5 अभी तक हमारे क्लासिकल इन्फ्रेंस में इंपॉर्टेंट है, जो कि सुने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट, फॉर अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा, व्हाट इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा, ये फाइंड करेंगे अभी हम लोग। हमने क्या कर लेते हैं, इसमें एक रैंडम सैंपल मिलता है, लाइक्लीहुड लाइक्लीहुड फंक्शन में बताया था, लाइक्लीहुड बनाएंगे। अब उस लाइक्लीहुड में थीटा की वो वैल्यू फाइंड करेंगे जो जिसके लिए वो एल की वैल्यू मैक्सिमम हो डिफरेंशिएशन मेथड से। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, तो हमको जो लैम्डा की लाइक्लीहुड वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो मिलेगा, वो एक्स बार मिलेगा। ठीक है ना, तो इफ वी टेक अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइसन लैम्डा, देन एमएलई ऑफ लैम्डा विल बी एक्स बार विच इज अ सैंपल मीन। आगे हम लोग इसको भी निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट द इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंसी। अब इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होती है कि इफ टीएन इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, अगर टीएन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है किसका, गामा थीटा का, एंड साई गामा थीटा इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसका, गामा थीटा का, देन साई टीएन इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ साई गामा थीटा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा टीएन अगर, ठीक है ना, टी ऐसे टीएन की जहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते कि एक्स बार एन जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर किसके लिए, थीटा के लिए। ठीक है ना, थीटा के लिए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है कौन, एक्स बार। तो हम क्या कर रहे हैं, थीटा का फंक्शन बना रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मान लेते हैं थीटा स्क्वायर। अब बोलना चाह रहे हैं कि इसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या होगा, तो आप साफ साफ बोलो सर एक्स बार एन स्क्वायर, यहां स्क्वायर तो यहां भी स्क्वायर लगा दें। दिस इज द इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंसी। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, डिस्क्रीट फंक्शन नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं। ठीक है ना, अब जैसे 2 थीटा प्लस 1 का क्या हो जाए कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एस्टिमेटर 2x बार n प्लस 1, थीटा क्यूब का कंसिस्टेंसी एस्टिमेटर x बार n क्यूब। ठीक है ना, तो ये सब के सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाइए और फिर उसी फॉर्म में x बार को कन्वर्ट कर दीजिए, हमारा उसका वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बन जाएगा। दिस इज द इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है,
ये अब कंसिस्टेंसी क्या होती है मैं पढ़ाऊंगा आगे, इसमें है। फिर क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इफिशिएंट, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ एन एस्टिमेटर। तो क्या होता है कि इफ T1 इज द मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर with variance V1 and T2 is any other estimator with variance V2, then efficiency E of T2 is defined as क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2, E इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2, ठीक है ना। ये एक मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर है, सबसे बढ़िया इफिशिएंट एस्टिमेटर है। अब किसी दूसरे एस्टिमेटर, ये बेस्ट है, अब इसके रिस्पेक्ट में जितने भी एस्टिमेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका वेरिएंस से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या दे देगा, देखिए इसका ये मोस्ट इफिशिएंट है, T1 अगर मोस्ट इफिशिएंट है तो इसका वेरिएंस सबसे कम होगा, और T2 अगर इससे मोस्ट इफिशिएंट नहीं तो इसका वेरिएंस V2 से V1 से अधिक होगा। मतलब V1 इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू क्या, V2, या फिर एनी अदर वेरिएंस, क्योंकि T1 इज मोस्ट एफिशिएंट, मतलब जिसका वेरिएंस सबसे कम वो मोस्ट एफिशिएंट होता है। तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस आर इक्वल टू 1। तो अभी आगे मैं वही लिखने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली E कैन नॉट, E cannot exceed unity, यूनिटी से अधिक नहीं होता है E। ये होती है हमारी इफिशियंसी ऑफ एन एस्टिमेटर, दिस इज कॉल्ड इफिशियंसी, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया, डिफाइन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, प्रूव दैट सैंपल मीन इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, ठीक है ना। तो इसमें भी एक टर्म आएगा जिसको आप लोगों को मैं समझाऊंगा, तो पहले कंसिस्टेंसी डिफाइन कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी क्या होती है, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग को आगे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या होता है, डेफिनेशन, an estimator Tn x1 x2 xn, an estimator Tn x1 x2 xn based on a random sample, based on a random sample of size n, is said to be consistent estimator of, is said to be consistent estimator of gamma theta, consistent estimator of gamma theta where theta belongs to its parameter space, ठीक है ना। गामा थीटा द पैरामीटर स्पेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द पैरामीटर स्पेस, द पैरामीटर स्पेस, ठीक है ना। इफ Tn converges to gamma theta, if Tn converges to gamma theta, if Tn converges to gamma theta in probability that is
दैट इज if Tn tends to gamma theta in probability, ये ऊपर लिख दिया गया as n tends to infinite। जब जब हमारा n इनफाइनाइट की टेंड करे तो हमारा ये गामा Tn जो हमारा है हमको फील हो कि इन प्रोबेबिलिटी वो गामा थीटा की तरफ टेंड कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स इन अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा, Tn is a consistent estimator, Tn is a consistent estimator of gamma theta if for every epsilon greater than 0, for every epsilon greater than 0, eta greater than 0, there exists a positive integer, n which is greater than or equal to m, a positive integer which is greater or equal to n। यहाँ पे m क्या है, एप्सिलॉन का और ईटा का फंक्शन ही है ना, इन दोनों पे ही डिपेंड करेगा हमारा ये m। एक ऐसा m मिले जो कि n से, एक ऐसा n मिले जो कि m से बड़ा हो, ठीक है ना, इस तरीके से such that क्या हो जाएगा, probability mod of Tn minus gamma theta less than epsilon tends to 1 as n tends to infinite, which implies that probability mod of Tn minus gamma theta less than epsilon is greater than 1 minus eta for all n greater or equal to m, where m is some very large value of n, where m is some very large वैल्यू ऑफ n। ठीक है ना, ये ऐसा कहने का बात है, क्या है मतलब समझिए, डिफाइन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, प्रूव दैट सैंपल मीन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। पहले कंसिस्टेंसी समझाते हैं कि कोई भी एस्टिमेटर कंसिस्टेंट कब होगा, जब वो अपने पैरामीटर की तरफ, जिस पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं उस पैरामीटर की तरफ हमको ये फील हो कि जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वो चला जाएगा, जैसे जैसे n बढ़ेगा वो वैसे वैसे अपने पैरामीटर की तरफ वो टेंड कर जाएगा, वो हमारी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहलाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया है इन प्रोबेबिलिटी, कहने का मतलब है कि हमको फील हो, इन प्रोबेबिलिटी हमें ऐसा लगे कि हाँ वो जा रहा है। या फिर यहां से आप समझ लीजिए कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि टीएन और गामा थीटा के बीच में जो डिफरेंस है बहुत कम है, मतलब बहुत कम से भी कम है, मतलब एप्सिलॉन इज लीस्ट वैल्यू, बहुत स्मॉल वैल्यू है, उससे भी कम है। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको क्या लगे कि वो एक की तरफ जा रही है, कब, जब हमारा सैंपल साइज बढ़ रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि Tn is an consistent estimator of थीटा, गामा थीटा। ठीक है ना, यहां पे भी वही बात लिखी गई है। यहां पे देखिए कि Tn गामा थीटा के बीच में जो डिफरेंस है ये बहुत कम होती जा रही है। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमारी 1 माइनस ईटा, जहां पे ईटा भी वेरी स्मॉल वैल्यू है, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी 0.999999 समथिंग, इससे भी बड़ी ये प्रोबेबिलिटी हमारी, उससे भी बड़ी, जितनी छोटी, जितनी वैल्यू आप क्लोज वन के रख सकते हो
उतनी वैल्यू यहाँ पे रखिए, उससे बड़ी प्रोबेबिलिटी है इस चीज की, मतलब ऑलमोस्ट 1 की तरफ हमको ये फील हो कि चली जाएगी, तो हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है किसका, गामा थीटा का। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, जहां पे एम क्या है, एक बहुत बड़ी वैल्यू है किसकी, एन की, मतलब कि एन को हम लोग बदलते जा रहे हैं ना, एन की वैल्यू ले रहे हैं 4 5 6 8 12 15 18 20 25 27 28, जैसे हमको फील होता जा रहा है कि एन की वैल्यू बढ़ाते 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 हमको ये फील होने लगे कि हाँ ये 1 पे जा रहा है, कोई इस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे जा रहा है, तो वो वैल्यू मान लेते कि एन की वैल्यू हमने मतलब ले लिया 150, एन की वैल्यू क्या थी, सैंपल साइज क्या थी मुझे नहीं पता, एन की वैल्यू वहां पर हमने 150 डिफाइन कर दी, तो 150 से अधिक अगर जाएगा तो ये हमको फील होने लगेगा कि हाँ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हो रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो वो एम है 150, ठीक है ना। मतलब कि एन की वैल्यू यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू 150 के लिए हमको ये फील होने लगे कि ये हमारा इनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है, दिस 150 विल बी कॉल्ड एम, दिस 150 विल बी कॉल्ड एम, ये यहाँ पे यही बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो अब इसकी सैंपल मीन अगर हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नाउ सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। तो यहां पे एक आता है सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, यहां पे पहले मैं लिख दे रहा हूं सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बट ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, बस ये समझाने के लिए है कि लेट टी एन, इसका यूज बस हम लोग करेंगे, टी एन बी अ सीक्वेंस ऑफ, बी अ sequence, let Tn be a sequence of estimators such that, of estimators such that, such that for all theta belongs to capital theta, for all theta belongs to capital theta, कई बार बता चुका हूं, it is a parameter space, ठीक है ना। for all theta belongs to capital theta, first expectation of Tn, expectation of Tn tends to, expectation of Tn tends to gamma theta as n tends to infinite, सेकेंड क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ Tn tends to 0, 0, variance of Tn tends to 0 as n tends to infinite, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देन Tn इज अ कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा, देन Tn is a consistent estimator, consistent estimator of गामा थीटा। ये सफिशिएंट कंडीशन, मतलब अगर ऐसा होगा तो कंसिस्टेंट होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो जरूरी नहीं कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। सफिशिएंट कंडीशन मतलब कि अगर दिखाना है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही किसी एस्टिमेटर में, तो बस तो हो गया कंसिस्टेंट, खत्म। तो यहां पे भी यही करना है, इस क्वेश्चन में भी हमको यही करना है कि शो करना है यहाँ पे, है ना, प्रूफ करना है, मतलब वो कंसिस्टेंट है, हमको पता है, हमको पता है कि कंसिस्टेंट है, तो बस हमें प्रूफ करना है कि वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, तो यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। नाउ अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, नाउ कंसीडर, ठीक है ना, कंसीडर, अब देखिए कंसीडर यहां पे क्या हो जाएगा, लेट एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू म्यू एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ये हमने मान के रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, बस हमने मानना है कि इसका मीन हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि x सैंपल मीन को दिखाना है कि वो कंसिस्टेंट है, सैंपल मीन को दिखाना है कि वो कंसिस्टेंट है, ठीक है ना, पॉपुलेशन मीन के लिए, ये पॉपुलेशन मीन हो गया और ये पॉपुलेशन
वेरिएंस हो गया, ये पॉपुलेशन मीन पॉपुलेशन वेरिएंस यहां पे है ना। अब देखिए क्या करना है मुझे, अब कंसीडर सैंपल मीन एक्स बार एन, ठीक है ना, सीक्वेंस आ गया ना, 1/n समेशन I from 1 to n xi। now consider first property, expectation of x bar n is equal to 1/n summation I from 1 to n expectation of xi। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n समेशन I from 1 to n म्यू n, म्यू अपॉन में n से कैंसिल हो जाएगा तो म्यू, और ये क्या कन्वर्ज कर रही है, ऐसे बोल सकते हैं कि म्यू पे करेगा एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये म्यू है, खुद ही म्यू पे कन्वर्ज करेगा, चाहे सैंपल साइज कुछ भी ले लीजिए, सैंपल साइज कुछ भी ले लीजिएगा, हमेशा म्यू के ही बराबर रहेगा ये। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x बार n निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ 1/n समेशन I फ्रॉम 1 टू n xi इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n स्क्वायर I फ्रॉम 1 टू n वेरिएंस ऑफ xi, और ये कितना हो जाएगा 1/n स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ xi कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, तो समेशन I फ्रॉम 1 टू n सिग्मा स्क्वायर, और ये हो जाएगा n सिग्मा स्क्वायर अपॉन में n का स्क्वायर कैंसिल, कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई n, और ये कन्वर्ज करेगा जीरो पे एज n टेंस टू इनफाइनाइट। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा ये वैल्यू कितनी है, जीरो पे जाती जाएगी, ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सो x बार n इज कंसिस्टेंट फॉर म्यू, ठीक है ना, x बार इज सैंपल मीन एंड म्यू इज पॉपुलेशन मीन, लिख दीजिएगा वो, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि इफ x1 x2 x1 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर नहीं, नॉर्मल म्यू कॉमा 1 है, प्रूफ दैट दिस वैल्यू इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। अनबायस्ड एस्टिमेटर के लिए क्या करना पड़ता है ये तो पता ही है, ठीक है ना। तो ये पूरा लिख लीजिएगा, given that x1 x2 xn, given that, ठीक है ना, x1 x2 xn be a random sample from normal mu comma 1, then consider expected value of t is equal to expectation of 2 में n into n plus 1, ठीक है, समेशन ओवर I फ्रॉम 1 to n I xi, और कितना हो जाएगा 2 में n into n plus 1 समेशन I फ्रॉम 1 to n I एक्सपेक्टेशन ऑफ xi, और फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ xi को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है म्यू है, तो यहां हो जाएगा 2 में n into n plus 1 समेशन I फ्रॉम 1 to n I into म्यू, म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ I, देन व्हाट विल बी द आंसर 2 म्यू अपॉन में n into n plus 1 फिर समेशन I फ्रॉम 1 to n I, और ये क्या है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर का ही सम है, तो क्या हो जाएगा 2 म्यू अपॉन में n into n plus 1, और ये क्या हो जाएगा n into n plus 1 अपॉन में 2, ये होता सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, n से ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो कितना आ गया केवल एक्सपेक्टेशन ऑफ t इज इक्वल टू म्यू, सो t इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया यहां से, ठीक है, तो ये चीज यहां से हमारी प्रूफ हो गई। फिर क्या है नेक्स्ट, क्या कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई, ठीक है ना। अब एमएलई की इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वही सेम चीज जैसे मैंने उसका बताया था वही बात यहाँ पे भी कही है ना, जैसे हमारी कंसिस्टेंसी की इनवेरिएंस प्रॉपर्टी थी वैसे एमएलई की भी इनवेरिएंस प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे
आएगी। ठीक है ना। तो देखिए क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इफ स्टेटमेंट if t is if t is the MLE if t is the MLE of theta and psi theta is one to one function of theta is वन टू वन, मतलब वन वन ऑन टू, ठीक है ना, वन टू वन फंक्शन ऑफ थीटा, वन टू वन फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। देन साई टी, देन साई टी is the MLE of psi theta, is the MLE of psi theta, MLE of psi theta। ये होती है स्टेटमेंट, psi t is the MLE of psi theta, ठीक है ना। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है ना, कि अब देखिए दिस प्रॉपर्टी मीन्स, दिस प्रॉपर्टी मीन्स that if we have an MLE of parameter, an MLE for a parameter, for a parameter for a parameter theta, we can transform it using a one to one function, a one to one function, मतलब वन वन ऑन टू बताया हूं कई बार, वन टू वन फंक्शन, ठीक है ना, साई थीटा टू ऑब्टेन the MLE of साई, यहां डॉट कर लीजिए, थीटा मत करिए, ठीक है ना। मतलब कि अगर MLE टी है तो साई टी कर लेंगे और ये हो जाएगा साई का। वी कैन सो टू ऑब्टेन MLE ऑफ, obtain the MLE
ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड पैरामीटर, ट्रांसफॉर्म्ड पैरामीटर, पैरामीटर को जो हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है थीटा के जगह पे हमने समथिंग 3 थीटा प्लस 5 कर दिया, थीटा के पावर r कर दिया, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एमएलई को इसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने उसे कन्वर्ट किया है। दिस इज द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई, ठीक है। आगे इसमें आप एक एग्जांपल भी पुट कर सकते हो कोई भी, जैसे जो मैंने एग्जांपल बताया है उसमें आप एग्जांपल भी पुट कर सकते हो किसी भी का, ठीक है ना। जैसे हम लोग निकालते हैं ना, जैसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाली मैंने बताया था कि लेमडा का जो एमएलई होता है वो एक्स बार होता है, तो लेमडा स्क्वायर का एमएलई क्या हो जाएगा, एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा, ये आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। कि सपोज द एग्जांपल लेके इफ वी हैव द एमएलई ऑफ लेमडा इज एक्स बार, ठीक है ना, देन एमएलई ऑफ लेमडा स्क्वायर विल बी एक्स बार स्क्वायर, यहाँ पे आप ऐसे पुट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, कुछ भी। उसके बाद क्या रहा है, एस्टिमेट द पैरामीटर्स ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय द मेथड ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो देखिए काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, काफी आसान सा है। सिंस वी नो दैट for normal distribution, expectation of x is equal to mu and variance of x is equal to sigma square, ये हम लोग जानते हैं ना। तो क्या होगा, कंसीडर a random sample, consider a random sample क्या, x1 x2 xn, consider a random sample x1 x2 xn from normal mu comma sigma square, then, ठीक है ना, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, देन यहां पे देखिए यूजिंग इक्वेशन वन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी कि म्यू वन डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये म्यू है एंड वेरिएंस ऑफ x जो कि क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना, इसको अभी रहने दें, यूजिंग वन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू म्यू वन डैश रिप्लेसिंग पॉपुलेशन मोमेंट म्यू वन डैश टू इट्स करस्पॉन्डिंग सैंपल मोमेंट m1 डैश विच इज इक्वल टू 1/n समेशन xi, सैंपल मीन का और पॉपुलेशन मीन का जो कि सैंपल मोमेंट होता है वो सैंपल मीन होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका x बार, सो म्यू हेड MME मेथड ऑफ मूवमेंट से हमारा जो म्यू हेड की वैल्यू मिल रही है, म्यू का एस्टिमेटर मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, x बार मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, x बार मिल रहा है। तो बस अब अगेन ये तो हमको म्यू का मिल गया, अगेन वी हैव, ठीक है ना, अगेन वी हैव वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, यानी कि ये हमारा म्यू2 है, म्यू2 जिसकी वैल्यू में सिग्मा स्क्वायर दी हुई है, म्यू2 इज इक्वल टू हमारा ये कितना हो जाएगा, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, ये तो होता ही है ना, ये म्यू टू डैश होता है, ये म्यू वन डैश होता है, ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं म्यू टू डैश, जहां पे म्यू आर डैश इज इक्वल टू होता है 1/n समेशन एक्स, सॉरी, म्यू आर डैश बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर आर, ठीक है, और म्यू टू और म्यू आर इज इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर आर, ये होता है म्यू आर एंड म्यू आर डैश, मीन से घटाएंगे तो म्यू आर, अगर किसी भी नंबर से घटाएंगे तो म्यू आर डैश, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर है, और म्यू टू डैश कितना हो जाएगा, अब इसको लिख सकते हैं म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रिप्लेसिंग पॉपुलेशन मोमेंट to its sample moment, then we have तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर का हेड हो जाएगा, बदल जाएगा कितना, m2 डैश माइनस m1 डैश का स्क्वायर, वेयर m2 डैश कितना हो जाएगा 1/n समेशन i फ्रॉम 1 to n xi स्क्वायर, और m1 डैश का तो वैल्यू लिखा ही हुआ है, m1 डैश इज इक्वल टू 1/n समेशन xi, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन ऑफ इसका, ठीक है ना, यही है m2 डैश माइनस m1 डैश का स्क्वायर, इट इज अ MMV एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस एंड इट इज द MME एस्टिमेटर ऑफ मीन, ठीक है। तो ये यहां से हमारा आ गया, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गिव एन एग्जांपल टू शो MLE इज नॉट यूनिक, ठीक है ना, एक एग्जांपल देना है कि MLE हमारी यूनिक नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए आंसर, ठीक है, लेट x1 x2 xn be a random sample from यूनिफॉर्म थीटा कॉमा थीटा प्लस वन, ये मान लेते हैं अभी कि एक रैंडम सैंपल है, कहां से उठाया गया है, यूनिफॉर्म थीटा कॉमा थीटा प्लस वन से लिया गया है, ठीक है ना। देन क्या हो जाएगा, देन द लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, देन लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, यूनिफॉर्म नहीं लिखते हैं, फ्रॉम fx थीटा वेयर fx theta is equal to 1/2 e to the power माइनस x माइनस थीटा, ठीक है ना। एक मिनट बेटा, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहां पे एक, हाँ एग्जाम्पल, तो ये हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थीटा की और एक्स की रेंज, मतलब एक्स कॉमा थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर,
ठीक है ना। तो अब इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या हो जाएगा, देन इट्स लाइक्लीहुड, बहुत सारे एग्जांपल है बट एग्जांपल थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने करा दिया। लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ x1 x2 xn इज क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ I फ्रॉम 1 टू n एफ एक्स आई कॉमा थीटा, कितना हो जाएगा 1/2 के पावर n e टू द पावर माइनस समेशन I फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस थीटा। ठीक है ना, एक्स आई माइनस थीटा, यहां स्मॉल एक्स होगा। ठीक है ना, तो हियर वी हैव टू, अब एमएलए निकालने के लिए क्या करना होता है, वी हैव टू मैक्सिमाइज, we have to maximize L to find the MLE of theta। ठीक है ना, so L will be maximum। अब देखिए यहां से समझिए कि L की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि ये जितना कम होगा उतना, क्योंकि e के पावर माइनस समथिंग में कुछ पॉजिटिव वैल्यू है तो 1/e के पावर समथिंग आएगा। अब e की वैल्यू क्या होती है, 2 और 3 के बीच में ही होती है, तो 2 और 3 की पावर जितना अधिक रहेगा क्वांटिटी उतना हमारा, अब यही है ना 1/e के पावर हम 2 करेंगे तो ये ज्यादा बड़ी, ये छोटी वैल्यू आएगी किससे, 1/e से, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू होगी इसके रिस्पेक्ट में 1 से, ये 1 से बहुत बड़ी वैल्यू निकलेगी, है ना। और ये क्या होगी 1 से थोड़ी कम वैल्यू निकलेगी, मतलब कि ये हमारी छोटी वैल्यू होगी, और ये और भी छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, ये और भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी। दो दूनी, अगर 2 ही मान लेते एक बार की वैल्यू, तो 2 दूनी 4 8 16, 1/16 इज लेस देन 1/8 इज लेस देन 1/4 इज लेस देन 1/2। ठीक है ना, तो 2 और 3 के बीच में स्पेशली होती है, मैं 2 मान के बता रहा था आप लोग को। तो इसीलिए हमको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन निकालने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे तो ही हमारे लिए वो मैक्सिमम वैल्यू देगा एल की, है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब कि टू शो, सो एल विल बी मैक्सिमम इफ क्या, समेशन आई फ्रॉम 1 टू n स्मॉल एक्स आई इज मिनिमम, जब ये हमारा मिनिमम होगा, ये जितनी छोटी वैल्यू उतनी मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी, है ना। तो अब इसमें तो ये सैंपल तो मैं गिवन है, थीटा की वैल्यू हमको तो नहीं पता है, थीटा की एस्टिमेट हमें निकालनी होगी, एंड वी नो दैट, ये फर्स्ट ईयर की प्रॉपर्टी है, वी नो दैट इट इज एब्सोल्यूट डेविएशन ना, एक्स आई माइनस थीटा इज मिनिमम if theta is equal to median of x1 x2 xn, that is थीटा की जो MLE होगी, थीटा MLE is equal to median of x1 x2 xn, and we know that median may or may not be unique, median, we know that median is not unique if n is odd number। अगर हमारा n ऑड नंबर है तो मीडियन हमारा यूनिक नहीं होगा, ठीक है ना, मीडियन हमारा यूनिक नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पर डिफाइन कर ले रहे हैं एक्शन,
रैंडम सैंपल ना, यहां पे कर ले रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे डिफाइन कर ले रहे हैं वेयर n इज इक्वल टू ऑड। रैंडम सैंपल, ठीक है ना। तो ये ऑड रहेगा तो हमारी यूनिक नहीं हो, क्यों? क्योंकि n ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, ऑड नहीं इवन। n इज इवन, सॉरी ऑड नहीं इवन, इवन उल्टा मैं बोल रहा हूं ना, ठीक है ना, यहां भी इवन। कि इवन मतलब दो मिडिल टर्म के बीच में मीडियन लाई करता है ना, इससे एक दो तीन चार का मीडियन क्या हो जाएगा, दो और तीन के बीच का कोई नंबर होगा। अब वो कोई नंबर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमारा मीडियन यूनिक नहीं होगा, ठीक है। तो जब मीडियन यूनिक नहीं होगा तो एमएलई भी यूनिक नहीं होगी, तो हमको यही प्रूव करना था कि एमएलई यूनिक नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके अलावा, ठीक है। ऑब्टेन, देखिए ये भी एक एग्जांपल मिलेगा आपको, ऑब्टेन द एमएलई ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा एंड बीटा। ये मैं यही एग्जांपल मैं लिख रहा था इसलिए मैं नहीं लिखा, अगला एग्जांपल यही था। ऑब्टेन द एमएलई ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ यू अल्फा कॉमा बीटा फॉर यूजिंग रैंडम सैंपल x1 x2 xn, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे इसी फॉर्म का बस मैं लिख रहा था, मैं समझा दूंगा कैसे मैं लिख रहा था। देखिए सोल्यूशन, लेट x1 x2 xn be a random sample एमएलई निकालने के लिए तो रैंडम सैंपल चाहिए ना भाई, फ्रॉम यूनिफॉर्म अल्फा कॉमा बीटा, फ्रॉम यूनिफॉर्म अल्फा कॉमा बीटा, then then its likelihood function, its likelihood function is क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा के पावर n हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिफॉर्म का क्या होता है, एफ एक्स थीटा क्या होता है, एफ एक्स अल्फा कॉमा बीटा फॉर यूनिफॉर्म होता है 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा, वेयर अल्फा लेसर इक्वल टू एक्स लेसर इक्वल टू बीटा एंड जीरो अदरवाइज, ये होता है, ठीक है। तो अब इसका लाइक्लीहुड लेंगे तो इसका n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और अल्फा लेसर इक्वल टू एक्स आई लेसर इक्वल टू बीटा एंड जीरो अदरवाइज। इसको फिर एक और फॉर्म में लिखते हैं, विच इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू, इसको एक सुंदर से, देखिए यहाँ पे x x कुछ है ही नहीं, तो उसको मुझे x के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ना, सुंदर करना होगा x के फॉर्म में, तभी तो हम x के फॉर्म में इसका एमएलई निकाल पाएंगे। तो ये हो जाएगा कि Lx थीटा होता है और यहाँ पे x है ही नहीं, तो x दिखाना पड़ेगा ना, तो 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा के पावर n, और यहाँ इंडिकेटर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा इसकी वैल्यू, अल्फा कॉमा x1, ठीक है, इंटू इंडिकेटर फंक्शन xn कॉमा बीटा, xn कॉमा बीटा, यहां पे डिफाइन कर ले रहे हैं कि आई ए बी, ये क्या है, यहां पे वेयर आई ए बी इज इक्वल टू 1 इफ ए इज लेसर इक्वल टू बी एंड 0 अदरवाइज। तो देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे हम रेंज भी लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखना पड़ेगा, अभी यहाँ पे मैं इसको नहीं लिखता हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा लेसर इक्वल टू x1 लेसर इक्वल टू x2 लेसर इक्वल टू xn लेसर इक्वल टू बीटा 0 अदरवाइज। ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिए, रैंडम सैंपल को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। वेयर, यहां पे अब लिखते हैं आई ए बी, वेयर आई ए बी इज इक्वल टू 1 इफ ए इज लेसर इक्वल टू बी एंड 0 अदरवाइज, ये है। तो आई ए बी, आई अल्फा कॉमा x1 क्या हो जाएगा, यहां पे स्मॉल हो गया यार,
तो आई अल्फा कॉमा x1 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे वैल्यू 1, और आई एक्सन कॉमा बीटा, एक्सन छोटा है ना बीटा से, देखिए एक्सन छोटा है बीटा से यहाँ पे भी, तो इस वैल्यू को फिर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऊपर ही वैल्यू लिखी है, बस दूसरे तरीके से लिखी गई है, ठीक है ना। ये हमारा इस फॉर्म में ऐसे आ गया, ऐसे हमने इसे लिख दिया। अब देखिए, अब ये समझिए, ये ऐसे हमने लिख दिया, अब ये समझिए कि हमको लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना है। लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि इसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो यहां पे भी मैं लिख रहा हूं आगे कि L will be maximum if beta minus alpha will be minimum। जब बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, मिनिमम होगा, मतलब कि बीटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज व्हेन बीटा will take its smallest value and alpha will take its largest value। जब अल्फा अपनी लार्जेस्ट वैल्यू ले ले और बीटा अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यू ले, तो बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, हमारा मिनिमम होगा उस केस में। तो बीटा की देखिए अब इंटरवल क्या है, ये इनफाइनाइट है, तो बीटा का इंटरवल हमारा है एक्सन से लेकर के इनफाइनाइट, तो इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है क्या है, एक्सन है, ये सब नहीं है, बीटा हमारा किसी के बीच में कर रहा है, इनके और इनके बीच में ही लाई कर रहा है, तो इंटरवल दो ही लोगों के बीच में होता है ना, तो ये हमारा है। तो बीटा की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ये है स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्सन, और इनफाइनाइट में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, एक्सन है, और अल्फा ये ग्रेटर देन 0 है ना। अब अल्फा की वैल्यू कहां कहां लाई कर रही है, x1 से लेकर के 0 से लेकर के x1 के बीच में, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, x1 है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारा MLE ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा, एंड MLE ऑफ बीटा, MLE ऑफ अल्फा which is equal to alpha head, ये हो जाएगा x1, and MLE of beta which is equal to beta head which will be equal to xn, ये हो जाएगा हमारा इसकी MLE, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, आज मेरे पास उतना वक्त नहीं है, तो अब ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो टॉपिक है इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ इंटरप्शन के कारण हम इसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, बस ये 4 क्वेश्चन बाकी हैं जो कि है लंबे लंबे अच्छे खासे, तो इसको हम लोग अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, ये आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।